महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हुआ मणिपुर में, वो ठीक हुआ कि नहीं? गलत हुआ। गलत हुआ। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? न्याय चाहिए हमको, महिला को सुविधा चाहिए और सुरक्षा चाहिए। आप अमित शाह या गृह मंत्री से क्या आशा करते हैं, क्या आशा रखते हैं आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से? हमको न्याय चाहिए। न्याय होना न्याय चाहिए। और ऐसा कोई भी समाज के ऊपर ऐसी महिला अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैं थोड़ी विनती चाहूंगा कि थोड़ा बैठकर मैं संभाषण करूं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे अपने लोग हैं। और जो मणिपुर के अंदर घटित घटना हुई वो भी पराये नहीं थे, वो भी हमारे भारतवासी है। लेकिन सवाल यह है कि भाषण करते करते आज तक हमने इतने भाषण खींच लिए, भाषण तो बहुत लंबे हो गए साहब, लेकिन दर्द कहीं भी ढीला नहीं हुआ, दर्द की दीवारें हुई है। देखो, महाभारत से भारत तक आपने आज तक पढ़ा होगा और इतिहास गवाह है, साक्षी है। द्रौपदी वस्त्र हरण उस युग में भी हुए। एक राजघराने की बात करेंगे, लेकिन उस टाइम में अवतारित कोई युग पुरुष थे, कृष्ण वगैरह, तो उनको नग्न होने से बचाया। लेकिन इस भारत के अंदर जो नग्न अवस्था के अंदर हमारी माता बहनाएं घूमी, तो उन्हें वस्त्र पहनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल न्याय देने की जरूरत है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या करोगे आप? मणिपुर यहाँ से कितना दूर है शायद हमको नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, और मैं भाषण करता हूँ मुझे भी नहीं मालूम। ना तो मेरे हाथ में राजकीय पावर है, ना तो सत्ता है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक कुत्ते की तरह भौंक सकता, केवल एक जागृति निर्माण कर सकता आप लोगों के बीच। लेकिन आप क्या कर सकते? एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड हमारे जो राष्ट्रपति बने हुए हैं आदिवासी समाज के बने हुए हैं, और समाज बिकता है। देखो, समाज बिकता है तो उसका कारण बताता, उसका कारण होता आरक्षण, और आरक्षण के नाम पर जो समाज बिकता है, तो उस समाज के प्रति योगदान होना बेहद कीमती है या नहीं है? आप बताइए। तो अगर नहीं है तो फिर आपको वो सत्ता खारिज करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप राष्ट्रपति पद पर बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अपने आप में एक महिला है। मेरा वीडियो आप पुलिस स्टेशन तक वायरल कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मानहानि का दावा डाल दे, मेरे पास में खाने को चने नहीं, मानहानि का क्या है, 2 साल काट के आ जाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि सच का चीर हरण नहीं होने दूंगा मैं। एक बात बताइए, यह घटना घटित अगर आपके परिवार के साथ में होती तो आपका दर्द कहाँ होता? एकता, अखंडता, समता, बंधुता आज हमारे संविधान का पहला श्लोक है, पहले पन्ने के ऊपर लिखे जाते हैं कि आई एम इंडियन पीपल, हम भारत के लोग। तो उसका क्या अर्थ होता? ये तो सब अनर्थहीन दिख रहा है भाई। और एक पंतप्रधान देश का चुप्पी साधे बैठा है, आदेश नहीं देता, एक गृह मंत्री आदेश नहीं देता। तो आप ये बताओ कि कल आपके साथ में होऊंगा तो आप कहाँ इंसाफ मांगोगे? अरे अदालत ये तो पट्टी बांधकर है ना, आपने देखा पट्टी बांधकर है, मैंने देखा भाई, आपने देखा क्या? देखा तो कौन से रंग की पट्टी रहती है उसके ऊपर? काले रंग की पट्टी। अब वो मालूम नहीं मेरे को उसका अर्थ क्या होता है और अनर्थ क्या होता है, लेकिन उसका अर्थ ये होता, मैं समझा देता हूँ, कि निष्पक्षता के साथ न्यायदान करना, किसी की ओर न देखते हुए न्यायदान करना। लेकिन यहाँ तो पक्षपात हो रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे? क्या कर सकते? आप लड़ोगे, वहां हथियार ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन केवल एक पत्र और पब्लिक डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता? कलम 21 के मूलभूत अधिकार क्या होते आपके गर्भ में, तो उस दिन से ही आपका संविधान लागू होता। इसको कोई नहीं टाल सकता। देश का पंतप्रधान, भैया ये मौसम की तरह सरकारें बदलेंगी, ये आज है कल नहीं है। इसके सरीके 50 पंतप्रधान बदल गए और 50 बदलेंगे, लेकिन जनता वही है। एक बटन दबाएंगे और 5 साल के लिए एक रखेल की तरह हर काम को लौट दो और अपना सब में पहले वोट दो। क्या हमारी हैसियत रखेल की है? केवल वोट देने के लिए हम पैदा हुए या फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए पैदा हुए? कुछ आत्मा आपकी अंदर से चीखती या नहीं चीखती? चीखती है तो फिर कब चिल्लाओगे? मुझे तो ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हो रहा अचलपुर परतवाड़े के अंदर। अरे मणिपुर वहां जल रहा है, वहां नग्न अवस्था के अंदर हमारी माता एक
53 साल की ओबीसी का बयान है, खासदार ओबीसी हैदराबाद का, वो स्वयं अपने बयान में ये बोलते कि 53 साल की एक महिला के ऊपर 15 साल का एक बच्चा जो कुछ करता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता साहब। तो आप ये बताइए कि यह हमारी संस्कृति है, हम मूलत भारतवासी है, अरे ये कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं हम लोग? अगर ऐसे भारत का ही निर्माण करना था तो हमें लोकशाही की जरूरत नहीं थी। हमें वापिस साइमन कमीशन का नाम सुने कभी? तो हम ये बोलेंगे कि साइमन जैसा रिटर्न जाओ, हमने जो बोले थे साइमन गो बैक, नहीं, साइमन कम बैक, आ जाओ। आज जरूरत है आपकी हमारे देश को सुधारने की। कारण क्या है? जिसके हाथ में सत्ता का डोर है, बागडोर हमने दे दिए, जिसको चुनाव का और चुनाव के रण मैदान के अंदर हमने जीता है, वो क्या कर रहे? केवल अपने स्वार्थ की खुर्ची के लिए भैया अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को मतलब 7 पीढ़ी का धन वगैरह जो भी कुछ कमाना है कमा ले रहे हैं, और उसके बाद में दल बदल जो भी देश में हो रहे हैं। आपने देख लिया महाराष्ट्र की सत्ता क्या है? संतों की भूमि है, इंसानों का राज कहाँ स्थापित है, और कोई भी पक्ष के अंदर सम्मिलित हो रहा है, आप किसको मतदान करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुर्दे नहीं है, जवाब दो। मैं भाषण करने के लिए नहीं आया, आप जवाब तो दो। अपने अधिकारों के प्रति कब जागोगे आप लोग? अगर नहीं जाग सकते तो कम से कम इतना तो कह दो कि भाई ये लोकशाही भी हमारे काम की नहीं। इतना भी तो आप नहीं कर सकते ना। लेकिन एक बात सुनो, लोकशाही का मतलब क्या होता है और सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार स्वयं अपने आप में है। किसी ने सवाल उठाया था कि आदिवासी पिछड़ा हुआ है, बिछड़ा हुआ है और अधिकार वंचित है, उसका कारण क्या? किसने रोका आदिवासी को अधिकारों से? अपने अधिकारों को छीनना तुम्हारा काम है या मेरा काम है? मैं छीन के लाके दूंगा और भैया ये लो आपके अधिकार। कौन करेगा? अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई कौन देगा? और संघर्ष के राह पर कौन चलने के लिए तैयार है? चलने के लिए तैयार नहीं है। हम इंतजार करते कि कोई दिलीप गेड़ाम आ जाएगा, कोई एक मसराम दीपक आ जाएगा और हमारे अधिकार छीन कर लाएगा। हम 4 शब्द सुनेंगे, तालियां बजा देंगे। ताली मत बजाना, मेहरबानी करना, ताली मत बजाना। और हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे और कल फिर भूल जाएंगे और इंतजार करेंगे। क्यों भैया, तुमने तो बोले थे भाषण के अंदर कि हम ऐसा करेंगे, फिर कहाँ गए तुम्हारी शब्द? अरे भाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, एक वैचारिक क्रांति की लड़ाई है। काय की लड़ाई है? वैचारिक क्रांति के अंदर है, तुम्हारे अंदर फंसा हुआ एक इंसान है, उसको जिंदा करने की लड़ाई है। मुझे तो बहुत शर्म आई, मैं तो अपने आप को आज से भारतीय मानने के भी लायक का नहीं रहा, क्योंकि मेरी माताएं नग्न हुई, मेरी बहनें नग्न हुई, क्योंकि अंदर से आत्मा चीख चीख कर, और जो शब्द निकल रहे मेरे, कोई बनावटी शब्द नहीं है, कोई मुझे बच्चू कोड़ू कल का बनना नहीं है, और कोई मैं टिकट भी खरीद कर आपके इलेक्शन में और वोट मांगने के लिए नहीं। बाबा, ये गंदा धंधा नहीं करना है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को कि जिन लोगों ने इस समाज के प्रति जुम्मा उठाया, उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है, और आप लोगों की भी नैतिक जवाबदेही बनती है साहब। कम से कम 50 पैसे का पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति मुर्मू को लिखो आप, और उनको सीधा स्पष्टीकरण लिखो कि आपसे होता या नहीं होता। बस इतना उत्तर हमें दे दिए। हमें क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। अगर ऐसे ही रहता है बोलना भाई हमारे देश के अंदर, और यही प्रथा और यही नई परंपरा शुरुआत होती है, तो हर अपराधी को एक पंतप्रधान शरण देवे, आप भी शरण देवे, और हम लोग भी फिर अपराध की राह पर निकल जाएंगे। बराबर है? कौन रोकेगा एक गुनहगारी को? आप बताओ मेरे को। अरे पुलिस वालों के ऊपर डिपेंड हो जाते, अरे जो पुलिस वाले खुद भीड़ के हवाले उन महिलाओं को करते, आप बताओ मेरे को, तो उनकी नैतिक जवाबदेही क्या थी? अरे पुलिस वाला, जैसे हम एक मिलिट्री वाला अपने सीने पर भैया गोली खाता, यहाँ से यहाँ तक छेद में से गोली निकलती, लेकिन अपनी सरहद पार नहीं करने देता। 1 इंच जमीन के लिए वो लड़ता। पुलिस वाला कहाँ लड़ता? उन मणिपुर के पुलिसों को आप पत्र क्यों नहीं लिखते कि आपने ये जो नग्न तमाशा देखे, उस एसपी ने देखा, उस डीएसपी की जवाबदारी क्या बनती? बराबर है? उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया, और क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो जवाब पूछो ना। ये जवाब केवल हम आदिवासी होने के नाते, एक आरक्षण के नाते, हम एक राष्ट्रपति पद पर विराजमान होकर क्या करना चाहते? केवल राजभोग भोगना चाहते क्या? अरे भाई, सीधा सिंपल उदाहरण है
क्योंकि जातिवाद जो आरक्षण होता और जाति बिकती है, जैसा मैंने पहले बोला था, बराबर है। तो आरक्षण का ये मतलब नहीं है, कम से कम अपने समुदाय के प्रति, और राष्ट्रपति किसी समुदाय का नहीं होता, राष्ट्रपति भारत के अखंडता का होता, एकता का होता। तो राष्ट्रपति का ये उद्देश्य होता कि हर नागरिक की जन समस्या, और ये तो चलचित्र है, सब कुछ चलचित्र है, जहां सर्वोच्च न्यायालय उठ जा रहा, मतलब तप्त भावनाओं के साथ, लेकिन पंतप्रधान कहाँ सोए हुए, गृह मंत्री कहाँ सोए हैं? क्या ये सब व्यापार करने के लिए बैठे हुए क्या है? देखो, ये गंदगी को हमारे देश से अगर हटाना है तो आपका एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड कल जाना चाहिए राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री अमित शाह और देश के पंतप्रधान। क्योंकि मैं लंबा नहीं खींचूंगा अपने शब्दों को, लेकिन अंदर से जख्म तो इतने हैं कि वो अब कैसा हो जाता कि भाई दर्द ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, वो दवा बन गया, और हम में सहने की आदत हो गई कि जान दो, कोई भी हमारी माता बहना को नग्न कर ले, हमको क्या फर्क पड़ता, बाजू वाले के साथ में हुआ, हमको क्या फर्क पड़ता। जब अपने साथ में होता था बाजू वाला बोलता भैया क्या फर्क पड़ता है, इसके साथ में हो गया। छोड़ो इसको, छोड़ो, वापिस एक नई क्रांति की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए एक सूरज उगा है हमारा, और वो सूरज का नाम है बिरसा क्रांति दल। इसी के साथ में मैं थोड़ा विराम देता हूँ, अगली बार में और कुछ ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप बिल्कुल अंतर्देशीय है, वो पोस्ट कार्ड हो या जैसा भी अपना मतलब यथाशक्ति हो, उस हिसाब से राष्ट्रपति महोदय जी को आप लेटर लिखेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। बिरसा क्रांति दल की तरफ से हम यहाँ पर आपके यहाँ अचलपुर में आपने बुलाया तो आए। तो बिरसा क्रांति दल ये ऐसी संगठन है कि एक आदिवासी समाज को उसके मूलभूत अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम करती है। ये संगठन कोई नक्सलवादी की संगठन नहीं है, और कोई हमको बंदूका नहीं उठाने की है, और किसी के घर में डाका, चोरी या छिनाली नहीं करने की है। तो ये संगठन काम क्या कर रही? ये संगठन काम ये कर रही कि जो अत्याचार बढ़ गया अभी हमारे महिलाओं के ऊपर, मेलघाट बोलो, अभी तो मेलघाट की बात तो जान दो, अभी तो देश प्रदेश के अंदर एक ही आवाज़ चल रही, मणिपुर की घटना, मणिपुर की घटना, मणिपुर की घटना। तो मणिपुर की घटना ये ऐसी शर्मिंदा करने वाली घटना है जो कि 2 महिलाओं को पूरा उनके कपड़े उतार के नंगा उनकी रैली निकाली गई। फिर भी हमारे वहाँ पे इतनी हजारों पब्लिक उसके पीछे चल रही। ऐसा महकालाल नहीं था कि उसकी माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया था कि कोई वो 2 औरत को बचा ले। वो भीड़ में से ऐसे 2 आदमी भी नहीं थे क्या उनके अंदर सभी के हजारों पब्लिक में रावण घुस गया था क्या? तो मैं तो समझता हूँ वो पब्लिक के अंदर रावण ही था। रावण ने तो एक को ही करा था, सीता को चिरहरण, लेकिन इन 1000 पब्लिकों ने 2 जो अपने आदिवासी समाज की महिलाओं को इस तरह का उनके साथ घिनौना हरकत किया, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर सभी संगठित होकर ये आंदोलन चला रहे। तो हमारा भी काम है, हमारा भी करते हुए बनता है कि हम एक आदिवासी समाज से है, और हमारे आदिवासी समाज के होने के कारण हमको एक महिला को न्याय दिलाने का काम हमारा है। क्योंकि आज मणिपुर में घटना घटती है और कल अगर मेलघाट में हो गई क्या हो रही। मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को पेशाब पिलाया गया, एक ब्राह्मण महिला ने उसके काम करने वाली औरत को उसका पेशाब पिलाया। पिछले साल की घटना है ये। और अभी अभी एक आंध्र प्रदेश में एक घटना हुई कि 4 लोग उसको खूब मार रहे हैं और उसके सर के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज क्या पेशाब हमारे आंग पर हर कोई समाज ऐसे करते रहेगा क्या? तो हमारे को क्या है, संगठित होना जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा ये लोग ऐसे ही
फ़ायदा लेंगे। तो मेरा इतना ही बोलना है कि संगठित हो जाओ। संगठना में इतनी ताकत है, एक नहीं लड़ सकता, दिलीप गेड़ाम नहीं लड़ सकता, दीपक मसराम नहीं लड़ सकता। जो यहाँ पर है हमारी मुट्ठी, 4 भाई है, 4 भाई अगर अलग अलग रहते हैं तो उनको क्या है, उनमें ताकत नहीं रहती, लेकिन एक परिवार में रहते तो उनकी ताकत एक मुट्ठी हो जाती। तो हमारा भी आदिवासी समाज का एक परिवार ही है। अब एक जन बोल रहा था, वो तो मणिपुर में घटना हुई, हम काहे को आएंगे 4 तारीख को। मैं उससे बोलता हूँ कल तेरे बहन के साथ होऊंगा, हम भी बोलेंगे हम तेरी बहन है, हम काहे को आएंगे, हमारा संगठन काहे को आएगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे हो या कहीं पे हुआ, ऐसी घटना कोई भी समाज के साथ होने नहीं होना। ये एक शर्मिंदा करने वाली और कालीमा लगाने वाली चेहरे पर ऐसी ये भारत देश के अंदर घटना हुई है। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बिरसा क्रांति दल 4 तारीख को परतवाड़े के अंदर भव्य मोर्चा का आयोजन किया हुआ है, तो आप सभी को आना है। इतना बोल के मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूँ। जय सेवा। सब में पहले कि जो आज हमारे उपाध्यक्ष सचिव इन्होंने जो बोला है वही मेरे पास है, मगर अब इन्होंने बोलने के बाद वो डबल रिपीट करना अच्छा नहीं है ना। आज वो एक महिला है, महिला को खोल के आना है बाहर। महिला के ऊपर हुआ है अत्याचार, इंसान पे नहीं हुआ है, महिला के ऊपर हुआ है। और एक फौजी उसी के सामने उसकी बीवी की मतलब उसको गलत काम कर चुके हैं, तो उसको वो कुछ नहीं कर सका। उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं कारगिल के अंदर गोलियां लोगों से जान बचा लोगों की, फिर भी आज मैं मेरी बीवी की इज्जत नहीं बचा सका। इसके लिए बहुत बड़ा शर्मिंदा है वो लोग कि आज उनको दौड़ा के मतलब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दौड़ा के 2 महिला के साथ में अत्याचार होता है, तो अपन कहाँ हैं? कल आज वहाँ कल परसों कहीं भी हो सकता है, पूरे भारत में हो सकता है। इसके लिए आज अपनी जागना जरूरी है। अपन जगेंगे नहीं तो ये समझ जाओ अपन अपनी जैसा तो शायद ही ये होगा। मैं एक और बात बता रहा, भैंस कितने रुपए की रही थी भैंस? अंदाज बोलो। 80,000 की। उसकी कीमत 80,000 है। गाय की कीमत कितनी है बोलो? 20,000। डुक्कर की कीमत बोलो, कुत्ते की कीमत बोलो, 2-3। इंसान की कीमत कितनी है? ये धरती पे कितनी है? नहीं, 90 में बिकने वाली समाज है ये बात सुनो। आने वाले अभी इलेक्शन है, और बता रहा हूँ मैं, आने वाले इलेक्शन है, एक 90 पे पार्टी में बिकते अपने लोग, तो ये बिकने को नहीं होना। यदि अपनी इज्जत अपने साथ में होगा, क्योंकि तुमको दिमाग है, बोलते आता, चलते आता, खाना खाते आता, सब करते आता। तो इसके लिए मैं अभी बता रहा है कि ये जो दिमाग बता रहा हूँ मैं आपको, अब आने वाला समय ऐसा आना ही है, अभी ज़्यादा दिन नहीं, बहुत कम है। तो आप तो भी विचार करो कि 90 पे पवे पे बिको मत। जो अपना हक अधिकार है वो अपन जिसको देना दो, पर सब एक ही तरफ जाने को ना, एक ही तरफ जाने को, अलग अलग नहीं जाने को ना। तो ये बोल के मैं अपना विराम देता हूँ। जय बिरसा, जय सेवा, जय गोंडवाना। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो समाज है ये अपने आपसी भेदभाव बंद कर दो। अपने को आपस में लड़ना नहीं है, अपने को पूरे समाज को एक जगह जमा करना है। और जब हम समाज को एक जगह जमा करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, नया भारत निर्माण करेंगे। क्योंकि आपको मालूम नहीं, जो बिरसा मुंडा जो था सिर्फ 24 साल तक जिया हो, 24 साल में उसने ऐसा कुछ कर दिया, पूरा इतिहास रच दिया। हम 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकते।
हम 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। और बिरसा मुंडा को बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन का पहला गुरु मानते हैं। जब बाबा साहब पश्चिम बंगाल से खड़े थे तो बाबा साहब को उनके ही समाज के लोगों ने गिरा दिए थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर गोदावरी से खड़े हुए तो बिरसा मुंडा तक पहुँचे, तो बिरसा मुंडा ने कहा कि भाई ये है जो अपना समाज चला सकता है, संविधान लिख सकता है। तो बाबा साहब ने बोला उनसे कि मैं तुझे अपने समाज की पूरी वोटिंग कराता हूँ। जब जाके बिरसा मुंडा ने उनको वोटिंग कराया और बाबा साहब चुनकर आए गोदावरी इलेक्शन से। उसके बाद में उन्होंने संविधान में पेशा कानून लागू किया आदिवासी पे, कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। गैर आदिवासी तो क्या, ये सरकार भी नहीं ले सकती, ये पेशा कानून लागू है। और उसके बाद में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके ही कुछ 20 दिन पहले इन्होंने एक शर्त रखी थी दिल्ली के लाल लीला मैदान में, जहाँ पे लाल मोहम्मद टीन भी थे, उसके बाद में अपने बाबूराव शर्मा के भी थे, पूरे आदिवासी नेता थे। उसके बाद में गांधी जी, नेहरू जी, तो इन्होंने एक फॉर्म साइन किया था। नेहरू जी ने कहा कि भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं है तो ये देश को संभाल नहीं पाएंगे, तो इनका 10 साल का एग्रीमेंट अपन लिख के ले लो। 10 साल का एग्रीमेंट नेहरू जी ने लिख के लिया बाबूराव शर्मा की से, तो उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट लिखा। उसके बाद में जब 10 साल के बाद में आप लोग शिक्षित हो जाओगे तो आपको आपकी ज़मीन वापस मिल जाएंगी। तो आज इस बात को 75 साल हो गया, वो ना तो उस पर कोई बात करता है, ना कोई हमारा नेता बात करता है, क्योंकि मालूम ही नहीं तो क्या बात करेंगे। हर नेता का काम है कि ये ऐसे जो नए जो है पुराना जो इतिहास है वो हर इसमें बताना चाहिए। आज 75 साल हो गए इस बात को, लेकिन जब पेशा कानून लागू है तो हमको हमारे जो है अधिकार वापस मिलना चाहिए, क्योंकि गोंडवाना स्टेट बनने वाला था और गोंडवाना की 252 रियासतें हैं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में 252 रियासतें किसी की भी नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। जब 252 रियासतें हैं तो गोंडवाना लैंड बनने वाला था अपना देश, लेकिन वो बना नहीं और उन्होंने कुछ अपने को वापस करे नहीं। इस पर कोई अपने को कोई भी नेता बात नहीं करता इस पर, क्योंकि मालूम ही नहीं है ना कुछ। उसके बाद में जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई का जो पुतला स्टैचू जो खड़ा है वो ज़मीन आदिवासी की है, 60 एकड़ ज़मीन है आदिवासी की, जिसका मुनाफा अभी तक आदिवासियों को मिला नहीं। वहाँ से मार के आदिवासियों को भगा दिए। सरदार वल्लभ भाई का जो स्टैचू है गुजरात में, वो एक आदिवासी की ज़मीन है, पूरे आदिवासी को खाली कर दिए, वो स्टैचू वहाँ पे खड़ा है। इसलिए मैं चाहूँगा मेरे जो नौजवान हैं जो अभी जो पढ़ रहे हैं वो खूब पढ़ो और संगठित हो जाओ, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है सीखा संगठित हुआ नहीं संघर्ष करा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपके कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। और ये अपनी जो आपस की लड़ाई है वो बंद कर दो, अपने को कंधे से कंधा मिला के चलना है। बस इतना चाहूँगा। जय सेवा, जय गोंडवाना।